नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। आज महाबहस में हम बात करेंगे कैंपस में जातियों के बंटवारे पर क्या ब्रेक लग गया। दरअसल यूजीसी के जिस नियम को लेकर लगातार विरोध हो रहा था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी है। गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, करेंगे डिबेट की शुरुआत, लेकिन उससे पहले आज के पॉलिटिकल पंच। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। यूजीसी ने जो भी आदेश जारी किया था उसको देश की सर्वोच्च अदालत ने उस पर रोक लगा दिया है, इसलिए इस संबंध में माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए किसी आदेश पे कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। जो आदेश होगा उसका सरकार पालन करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि हम कमेटी बना देते हैं, 15 दिन में जो रिपोर्ट आएगी, जो संशोधन करना होगा कर लिया जाएगा, जो रिपोर्ट कहेगी, जो संस्तुति आएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने तो मैं तो उसी दिन से कह रहा हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, दरवाज़ा खुला, न्याय मिलेगा आपको अगर इस तरह का अंदेशा है। तो आज वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को माना, अब स्टे दिया है, अब आगे सुनवाई होगी तो अपना बहस करें। भारतीय जनता पार्टी सरकार के उस सिद्धांत को भूल गई है। सरकार का काम है कहीं अशांति हो तो शांति पैदा करे, पर ये तो वर्ग के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे देश में आग लगाते हैं और इसलिए लगाते हैं कि लोग वास्तविक मुद्दों से ध्यान हट जाए, बेरोजगारी, महंगाई। सरकार की जो नीति आती है, बांटने की नीति आती है, ठगने की नीति आती है, कल्याण कम जुमला ज्यादा होता है। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कई याचिकाकर्ताओं ने इन नियमों को मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान के खिलाफ बताया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये नए नियम साफ नहीं है और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। मामले में अब अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की गई है। वहीं से लेकर सियासत भी अपने अंदाज में जारी है। सवाल ये कि यूजीसी का नया नियम बांटने वाला था और कैंपस में जातियों के बंटवारे पर अब क्या ब्रेक लग गया, इसी पर हम डिबेट शुरू करेंगे। गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ विनीत जिंदल जी हैं, याचिकाकर्ता वकील हैं इस पूरे मामले में। चंद्रगुप्त मौर्य साहब हमारे साथ हैं, वकील सुप्रीम कोर्ट। विभूति नारायण राय जी, पूर्व कुलपति MGIHVV। प्रोफेसर देवदास, दलित चिंतक हमारे बीच में है। और संजय राणा जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। कुछ जुड़ चुके हैं, कुछ चंद सेकंड में हमारे साथ होंगे। डिबेट शुरू करें उससे पहले महाबहस के सवालों पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, यूजीसी पर खत्म क्लेश, क्या ये मामला यही खत्म हो गया? अब अगली सुनवाई 19 मार्च को इस मामले में होनी है। कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि ये लड़ाई लंबी चल सकती है, कुछ लोग ये मान रहे हैं कि कम से कम चुनावों तक तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। यूजीसी का नया नियम बांटने वाला था, ये बड़ा सवाल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी की थी कि हमें इस तरह का समाज नहीं बनाना है जहां एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर भारत की एकता की झलक ना देखने को मिले। नियम स्पष्ट नहीं है, इसका दुरुपयोग हो सकता है, ये टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। कैंपस में जातियों के बंटवारे पर ब्रेक, क्या मामला यही खत्म हो गया या आगे भी कुछ इस तरह देखने को मिल सकता है? अब जब इस मामले में प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेंगी, कहां तक ये लड़ाई चलेगी, क्या ये लड़ाई लंबी चलेगी, ये बड़ा सवाल। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम रुक कर रहे हैं विनीत जिंदल जी, क्या हमारे बीच में हैं? चलिए वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। संजय राणा जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। संजय जी, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस नियम के खिलाफ पूरा सवर्ण इकट्ठा हुआ कि अगर कोई फॉल्स एलिगेशन किसी पर लग जाए, सजा के प्रावधान को हटा दिया गया और भी कई चीजें इसमें थी, तो कहीं एक पिछड़ा वर्सेस अगड़ा की स्थिति जब बनेगी तो फिर इससे कैसे निपटा जाएगा? इसका क्या प्रोविजन होगा आगे? किसी को क्या सीधा अपराधी मान लिया जाएगा? तो क्या अब ये झगड़ा खत्म हो गया?
देखिए, झगड़ा मुझे नहीं लगता है खत्म हो गया है। सिंपल सी बात है, अगर देश के प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि 2047 में भारत को विश्व गुरु बनाता, विश्व गुरु बांट के नहीं बन सकता, विश्व गुरु हमेशा जोड़ के बनता। और आप ये अध्यादेश ला रहे हो या इसमें अमेंडमेंट कर रहे हो तो अमेंडमेंट सबके लिए होना चाहिए। किस तथ्यों पे, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण आस्था जी लगता है कि मंत्री हो या संतरी कुतर्क कर रहे हैं सब लोग। ये देखिए, 2016 में एक घटना घटी विमला की, उसके 2019 में घटी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इसका कुछ कार्रवाई की जाए, कुछ नियम बनाया जाए। और नियम किससे बनाया गया, आपको जान के हंसी आएगी कि भाई 2019 में 173 केसेस थे, 2024 में बढ़ करके 374 केसेस हो गए, यानी तकरीबन 118% की वृद्धि हो गई। और अगर यूनिवर्सिटी को देखेंगे 704 है, और इंस्टीट्यूशन को देखेंगे तो तकरीबन जो कॉलेजेस हैं 1553 है, इंस्टीट्यूशन 2200 है। अगर यूनिवर्सिटी को डिवाइड कर दें तो 2 यूनिवर्सिटी पे 1 केस है। अगर हम उसको कॉलेजेस से डिवाइड करें 4.5 कॉलेजेस पे 1 केस है, और उस पे चला जाऊं तो 0.009 है। भैया कौन सा तर्क आप दे रहे हो? नंबर 1। नंबर 2, जो हमारा भाईचारा था, जो हमारा स्ट्रक्चर था, हम बचपन से एक साथ जो कैंपस में खेलते थे, आप बांट दोगे कभी कौन किस जाति का है, क्या कभी है, नहीं। सब साथ में खाना खा रहे हैं, सब साथ में एक टीम में मैच खेल रहे हैं, बिल्कुल, कभी एक दूसरे जात के पात नोट्स की कॉपी कर बातें रहे हैं। स्कूल में कॉलेजेस में होती ही नहीं थी। ये बात कहीं ना कहीं समाज को बांटेगा, और समाज को बांटेगा। यही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कही, और बिल्कुल उनका तर्क है आस्था जी। तर्क में सबसे पहले बोला कि ये व्याख्यान सही नहीं है और इसमें कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो सकता है, और दुरुपयोग की संभावना की आरजेडी की नेता ही आकर के बोल रही है कि भाई इन पे आरोप लगने चाहिए और इनके ऊपर तो वो केस होने चाहिए। और 3 दिन 4 दिन पहले एक झूठा आरोप लगाने की कोशिश की है ना। यही निकृष्ट किस्म की पॉलिटिक्स और बयान है। अगर इनकी पार्टी इनके बयानों को इंडोर्स करती है तो इससे निचला स्तर नहीं हो सकता कि इन पर आरोप लगने चाहिए। मतलब ठीक है, माना कि इतिहास में ये कहता है, माना कि इतिहास में नाइंसाफी हुई, लेकिन वर्तमान में उसका आधार आप नहीं बना सकते ना कि इन पर आरोप लगने चाहिए। बिल्कुल। देखिए, सिंपल से, अगर पास्ट में अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो पास्ट में तो हमारे अंग्रेजों ने हम पे अत्याचार किया था। क्या अंग्रेजों से हमें बिजनेस बंद कर देना चाहिए? भूल जाते हैं अंग्रेजों को। मुसलमानों में हम पे अत्याचार किया था, तो क्या सारे मुसलमान जो आज मुसलमान भाई बहन है, जो उनके बच्चे, उनके साथ क्या हमको भेदभाव करना चाहिए? ये कौन सा तर्क है भाई कि हुआ था? कहां हुआ था? हमने तो नहीं देखा। तो क्या आज की पीढ़ी को बर्बाद करेंगे आप उसके लिए? आज की पीढ़ी को आप बर्बाद करेंगे, भविष्य को बर्बाद करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा है, देखिए, ना पॉलिटिक्स, ना बयान, ना यूजीसी, ये सिर्फ भारतीय समाज की जीत है। ये भारतीय समाज की जीत है जिसमें हम सब पल बढ़ के बड़े हुए हैं, जिसका ताना बाना ही आपसी भाईचारे और आपसी प्रेम में बसता है। हमारे साथ चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं, वकील सुप्रीम कोर्ट। चंद्रगुप्त जी, अब मामले की अगली तारीख 19 मार्च तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एक कमेटी बनाइए जो इसकी पूरी जांच करे। अब सवाल यह कि कमेटी तो पूर्व में बनी हुई थी जिसने इस पूरे ड्राफ्ट को तैयार किया, अब एक और कमेटी बनेगी जो ये जांच करेगी कि इसमें क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि ये नियम तो अभी स्पष्ट ही नहीं है, सरकार ने इसको स्पष्ट ही नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये कमेटी बनी थी जब रोहित बोमला और पायल तंडवी वाला मामला हुआ। लगातार देश के बहुजन समाज के लोग, दलित, पिछड़े, आदिवासी और जो भी हैंडीकैप्ड लोग हैं, वो अगर कहीं ना कहीं उत्पीड़ित नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट इतनी आसानी से संज्ञान नहीं लेते। और सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया, 1 साल पहले संज्ञान लिया, उसके 1 साल के अंदर अंदर यूजीसी ने अपनी गाइडलाइंस को तैयार किया। यूजीसी ने कहीं ऐसा नहीं है कि इसमें भेदभाव किया है। अगर इसको पढ़ा जाए, हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें उन्होंने ये कहा है कि सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर तैयार किया जाए, जहां की लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिले, अपनी शिकायतें कर सकें। और रही बात भाई साहब की बात कहने का मतलब है ये कि आज तक जो उत्पीड़ित हम लोग होते आ रहे हैं आजादी से पहले। चंद्रगुप्त मौर्य जी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है ना। अब जो बहस है या चर्चा है वो इस लेवल पर नहीं हो रही है कि इस नियम में क्या है क्या नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है, जब चीफ जस्टिस, आप देखिए वहां पर जो डबल बेंच है वो खुद इस बात को कह रही है कि नियम अभी स्पष्ट ही नहीं है और उसका दुरुपयोग हो सकता है, तो ना आप या मैं ये कहने वाले होते कि इसका दुरुपयोग नहीं है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। सरकार तक तो स्पष्ट कर नहीं पाई आज तक नियम, कहते कहते इतने दिन बीत गए। शिक्षा मंत्री बयान देकर चले गए कि सरकार स्थिति स्पष्ट करेगी, एक आश्वासन नहीं था कि कब सामने रखेगी क्या नियम है क्या नहीं है। और जिस कमेटी ने इस पूरे ड्राफ्ट को बनाया, आपको मालूम होना चाहिए कि उसमें किस पार्टी के कौन कौन से नेता थे। भाजपा के उसमें कौन से नेता थे, कांग्रेस के उसमें कौन से नेता थे, आप देखिए उसमें विपक्ष के या सत्तारूढ़ दल के कौन कौन से नेता थे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। ये समानता के खिलाफ है ये कानून,
तो अब आप क्लीन चिट नहीं दे सकते, वो कमेटी इस पर टिप्पणी कर सकती है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बनेगी, जो उसका अध्ययन करेगी। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। विभूति नारायण राय जी हमारे साथ, पूर्व कुलपति। चलिए, सिग्नल फिलहाल चला गया, उनका रुख हम करेंगे। प्रोफेसर देवदास जी हमारे बीच में है, दलित चिंतक। प्रोफेसर देवदास, अब अगर बात यह होती है कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट से आता है, शेड्यूल ट्राइब से आता है, तो वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, SC/ST एक्ट ऑलरेडी है इस देश में, है ना। लेकिन विष्णु तिवारी का वो केस, मैं फिर याद दिला देती हूं, कई दिनों से लोग चर्चा कर रहे हैं, अगड़ी जाति से वो आता था, उसके ऊपर एक्ट के तहत मुकदमा लगा दिया गया, 20 साल की जेल काटी उसने, और 20 साल बाद कोर्ट ने उसको बरी कर दिया और कहा कि जो आरोप थे वो झूठे थे। उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया, पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, कोई कानून का संरक्षण नहीं, जिसने झूठी कंप्लेन की थी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अब आप उसमें OBC को भी जोड़ देंगे, मतलब वो आप इतनी जनसंख्या बढ़ा देंगे कि अब देखिए स्टूडेंट के साथ बैठने में कतराएगा, कब कौन किस आरोप में किसको फंसा दे। फिर लोग कहेंगे कि हमारे लिए तो स्कूल भी अलग बनाओ, नहीं जी हम तो दूर ही अच्छे हैं। कोई कहेगा नहीं हम यूनिवर्सिटी भी अलग बनाएंगे, भैया हमें किसी के झमेले में नहीं पढ़ना, हम अपने जैसों में पढ़ लेंगे। यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेरिका में जो ब्लैक और व्हाइट के बीच में होता है, जो रेसिज्म होता है, क्या आप उस तरफ समाज को ले जाना चाहते हैं? प्रोफेसर देवदास जी, ये बात आपने जो कही कि इस एक्ट का किस तरह से मिसयूज हुआ, ये केस आपने बताया कि इसके बारे में बताया। लेकिन अगर सर्वे किया जाए कि SC/ST एक्ट लगता कैसे है और लगाते कौन है, किस तरह से मिसयूज कैसे होता है, तो ये जो एक्ट है किसी को यूज करने के लिए एक केस है, लेकिन आप और केसेस देखिए इसका किस तरह से भेदभाव करके किस तरह से। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि उसके तहत प्रोटेक्शन तो मिली हुई है, कंप्लेन तो किया जा सकता है, सजा का कड़ा प्रावधान भी है, लेकिन यहाँ पे जिस पर फंसा है कि अगर वो झूठा पाया गया डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो फिर आप उससे कैसे लौटाएंगे जो किसी जनरल कैटेगरी वाले का चला गया? उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये 2026 का ये जो गजट अभी आया UGC का, सुप्रीम कोर्ट ने उससे पहले डायरेक्शन दी थी कि जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वहां पर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो इस पर कुछ बनाया जाए। तो ये जो मानसिकता है, देखिए ये तो नहीं है कि सारे लोग वहां पर जो केस है सारे लोग उसको अपराधी घोषित कर रहे हैं, सारे लोग जो केस है किसी पर फॉल्स एलिगेशन लगा दिया और क्योंकि कानून इतना सख्त है और वो फंस गया और विष्णु तिवारी पार्ट 2 हो गया, तो बताइए जिंदगी के 20 साल कैसे वापस करेंगे उसके? है कोई प्रावधान? पैसा भी दिलवा देंगे ना, तब भी जो छीना है वो लौट कर नहीं आएगा। नहीं, क्योंकि मैं आपसे 1 मिनट कहूंगा, मेरी बात को सुने तो सही, आप समय तो दें, मेरी बात को सुन लीजिए। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात पूरी नहीं हो रही, आप बीच में ही मुझे रोके दे रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि समाज में जो हायर एजुकेशन में, ये हायर एजुकेशन के लिए आ रहा है, लेकिन प्राइमरी मिडिल जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो बदल ही गया है, तो वहां पर तो कोई उस तरह का बचा ही नहीं है कि जो डिस्क्रिमिनेशन का जो आधार है। अब वहां पर किस कैटेगरी के लोग हैं, किस प्रकार के लोग आ रहे हैं, तो ये अब हायर एजुकेशन में क्या वहां का रूप बदला है? हायर एजुकेशन में मैं समझ नहीं पा रही क्या रूप बदला है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने एम्स में क्या हुआ था, नहीं कॉलेज में सिलेक्शन होकर या यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन होकर हर तबके का बच्चा आता है, हर तबके का बच्चा आता है, जिसका जितना रिजर्वेशन है उस हिसाब से सब लोग आते हैं, तो कुल मिलाकर वहां भी एक मिक्स समाज या मिक्स सोसाइटी आप कह लीजिए। यूनिवर्सिटीज में रिजर्व है, सारे बच्चे जाते हैं, इनडायरेक्टली सबको पता है कौन क्या है, आज भी पता है, और ये जो एडमिशन होते हैं ये सब पता है। इक्वलिटी सेल भी है, 2012 में ये आया था, सब जगह बनी हुई है सभी इंस्टीट्यूशंस में प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन सर इस बात का जवाब कहाँ आया कि अगर गलत एलिगेशन लगाकर फंसा दिया किसी ने किसी को, तो आपने उस क्लॉज को ही हटा दिया नियम के अंदर से, प्यूनिटिव क्लॉज, मतलब कि जहां पनिशमेंट थी कि आप झूठे पाए गए तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है, इसलिए सरकार ने ये बनाया। लेकिन अब इसको समझने की जो लोग इसकी स्टडी कर रहे थे वो लोग उसको किस तरह से समझ रहे हैं, अभी क्लियरिटी बहुत सारी। चलिए आप भी उसी बात को दोहरा रहे हैं जिसको अभी चंद्रगुप्त मौर्य जी कह रहे थे, और मैं फिर वही कहूंगी कि जब सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच ने टिप्पणी की है कि इसका मिसयूज हो सकता है और ये नियम ही अभी स्पष्ट नहीं है, तो आप अपनी अपनी तरीके से उसको आप समझाएं, कौन समझाए, किसने कैसा समझा। मुझे लगता है समय देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए, जहां पर उसने फौरन ब्रेक लगा लिया, इसे लेकर एजिटेशन बढ़ता जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम तस्वीर स्पष्ट होगी, और अभी भविष्य में आगे क्या छुपा है, ये किस नतीजे पे पहुंचता है, ये लड़ाई कितनी लंबी चलती है, सबके पास अपने अपने ऑप्शन और प्रावधान है।
ठीक है, हमारे साथ विभूति नारायण जी जुड़ गए हैं क्या? ठीक है, पूर्व कुलपति हैं सर। जिस कैंपस कल्चर की हम बात कर रहे थे, यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में जब बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो हर समाज के हर तबके से वहां बच्चे आते हैं, और शायद उन बच्चों के बीच में कभी ये टॉपिक नहीं आता, या वो जब साथ बैठते हैं, साथ खाना खाते हैं, एक क्लास को अटेंड करते हैं, या एक साथ कैंटीन में जाते हैं, घूमने ही जाते हैं, एक ही टीम में वो मैच खेलते हैं, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं कि कौन किस जाति का है क्या नहीं है। सब वहां पर लर्निंग के लिए आते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, हंसी मजाक भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन एक नियम अगर ऐसा आ जाए कि किसी को झूठे आरोप में फंसाया जाए और उसके बाद वो आरोप झूठा निकले, तो एक स्टूडेंट की तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी ना। और दूसरी चीज की हमारे साथ ऐसा ना हो, इस डर से बहुत सारे छात्र शायद ये कहने लगे कि हम तो इनके बीच में उठेंगे बैठेंगे ही नहीं, तो ये तो समाज का ताना बाना बर्बाद हो जाएगा। देखिए, एक बात आप याद रखिए कि जाति हमारे समाज का एक बहुत कड़वा सच है, और इसे आप कालीन के नीचे नहीं फेंक सकते। और आप एक बहुत आदर्श स्थिति कह रही थी, विश्वविद्यालयों में लोग साथ पढ़ते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जाति हमेशा उपस्थित रहती। और दुर्भाग्य ये है कि ये देखिए बड़ा संवेदनशील मामला है। इसमें बहुत सही पैनलिस्ट में से कुछ ने कहा कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन इस देश में दुरुपयोग तो हर कानून का होता है। जो दहेज के खिलाफ कानून बना है उसका भी दुरुपयोग होता है, जो एट्रोसिटीज एक्ट बना है उसका भी दुरुपयोग होता है। वो तो काम अदालत का वो देखना, लेकिन इस सच्चाई से आप इनकार नहीं कर सकते कि विश्वविद्यालयों में डिस्क्रिमिनेशन होता है। और वो डिस्क्रिमिनेशन कौन करता है? आप सर, क्या आप आज के दौर की, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्या आप आज के दौर की सच्चाई से भी इनकार करेंगे कि जो लोग फर्जी मुकदमे लगाते हैं? आपने अभी दहेज एक्ट की बात करी, आपने दहेज कानून की बात करी, आपने महिलाओं के खिलाफ अपराध के कानून की बात करी, देश में सख्त है, लेकिन आप मानते हैं इनका दुरुपयोग होता है। तो यही तो यहाँ भी कहा जा रहा है, उसका दुरुपयोग अगर हुआ, शिकायत झूठी निकली, तब क्या होगा? उसको स्पष्ट करिए ना। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा। डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है तो उसके अगेंस्ट लॉ भी है। SC ST एक्ट पहले से है, लेकिन अगर फर्जी निकला तो क्या किया जा सकता है, बताइए। देखिए, सच्चाई यही है, इस देश में बहुत सारे कानूनों का दुरुपयोग होता है। आतंकवाद, तो क्या उनको उसी हाल पे छोड़ दिया जाए? आतंकवाद, लोग फर्जी आरोप ना लगाए, लोग फर्जी आरोप लगाकर किसी का जीवन बर्बाद ना करें, क्या उनके अंदर किसी कानून या क्लॉज का डर नहीं होना चाहिए? उनके साथ उनकी जो जवानी बीत गई जेलों में, उनको कौन लौटाएगा? उसी तरह देखिए विश्वविद्यालयों में, ठीक है, जो SC चलिए, आप अपनी तरह का तर्क गढ़ रहे हैं और इस बात पर आप जवाब नहीं दे पा रहे कि यदि फर्जी कंप्लेन किसी ने की या किसी की मंशा है, तो उसके अंदर किस एक्ट का या किस क्लॉज का डर होगा। विनीत जिंदल जी हमारे बीच में है, याचिकाकर्ता वकील हैं इस पूरे मामले में। विनीत जी, सुप्रीम कोर्ट खुद ही कह चुका है कि अस्पष्ट है अभी नियम और इसका दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन आप फिर भी देख रहे हैं कि किस तरह के तर्क गढ़े जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे एक बात समझने वाली बात है। आपको याद होगा सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट आया था SC ST एक्ट को लेकर, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि इसका मिसयूज हो रहा है और उसमें एंटीसिपेटरी बेल देने का एक प्रोविजन डालने की बात की थी। और उसके बाद उसके ऊपर कितना हो हल्ला मचा, कितना शोर शराबा मचा, वो हम सब लोग जानते हैं। अब अगर आप इनको इस SC ST एक्ट को या इसके प्रोविजंस को दूसरे एक्ट से देखेंगे तो मुझे लगता है गलत होगा, क्योंकि SC ST एक्ट के जो प्रोविजन है वो बहुत स्ट्रेन है, बहुत गंभीर है और उसमें बेल तक नहीं मिलती है। अब यहाँ पे अब जो रूल रेगुलेशन नए UGC ने बनाए उसके अंदर हमें समझने की जरूरत है उसमें प्रॉब्लम क्या है। मुझे लगता है कि जाति हमारे, आप कह रहे थे यहाँ पे जो आपने बुलाए थे प्रवक्ता, वो कह रहे थे कि भाई जाति हमारे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन उस जातियों में जो डिफरेंशिएट किया जाता है उसको खत्म करने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और ये समझिए, आपको अगर कोई सेक्शन ऐसा किसी नियम में डाल दिया गया जहां पे 4 जातियों में से 3 जातियों को एक तरफ रख दिया गया और ये कह दिया गया कि इनको इक्विटी की जरूरत है, मेरा मानना ये है यहाँ पे आप इक्विटी की बात आप खत्म कर दीजिए, आप इक्वालिटी की बात कीजिए। आप बात कीजिए कि सबको समान अधिकार मिले, सबको समान, जो सेक्शन आर्टिकल 14 और 15 हमारे देश का संविधान का कहता है, आप उसकी बात कीजिए। आप क्यों नहीं कहते कि सभी लोग सेम स्टेज पे हों? आप 77 साल के बाद, और ये बात जस्टिस CJI जो हमारे, उन्होंने भी कहा कि आप 77 साल के बाद अगर आप आज भी इस तरीके की बातें करेंगे, और यूनिवर्सिटी जैसी जगह जहां पे नए बच्चे आते हैं, नया दिमाग होता है, स्कूल से बच्चे आके वहां पढ़ते हैं,
और अगर आप वहां पे भी जातिगत चीजों की बात करेंगे और जातियों की बात करेंगे, या इस चीज को भाई क्या किस तरीके की शिकायतें हैं, शिकायतों का निवारण का कोई प्रोसीजर नहीं रखा गया, कानून के अंदर भी ये सब है, पर अगर इस तरीके की बातें करेंगे कहीं ना कहीं इसको बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। इसको कम और मैं करने की आपको एक जरूरत और है। उदाहरण दे देती हूँ। ये पूरा मामला जब चल रहा था तो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के पूर्व अध्यक्ष, जो कि एनएसयूआई से आते हैं, कांग्रेस का स्टूडेंट विंग है, उन्होंने आकर बताया कि एक लड़के ने उन पर प्रेशर बनाया कि आप मेरा क्रिकेट टीम में सिलेक्शन करा दो, आपके बस में आप चाहो तो हो जाएगा, आप करा दो, और फिर बदले में धमकी दी कि मैं नहीं तो मैं आपको एक्ट में फंसा दूंगा। अब मुझे बताइए, अब यहाँ किसकी जाति ढूंढी जाए? कौन विक्टिम है यहाँ पर, कौन एक्यूज्ड है? आप समझिए कि ये प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजन को खत्म नहीं किया गया, तो दोबारा प्रोविजन लाने की जरूरत क्या है? हमें इन चीजों को खत्म करने की जरूरत है, ये हमें समझना पड़ेगा। अगर हम सामाजिक स्वतंत्रता, सामाजिक समानता की बात करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं इन चीजों से आगे बढ़ना होगा। और अगर हम आज बैठ के सिर्फ इसी बात पे हम बहस करें कि नहीं SC ST OBC को वहां रहना चाहिए, तो क्यों नहीं सामान्य वर्ग को भी रहना, क्यों नहीं सभी को समान लाया जाए? ठीक है, संजय राणा जी। देखिए, अभी हमारे वक्ताओं ने क्या बोला है कि वहां पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। भैया, डिस्क्रिमिनेशन का परसेंटेज देख लीजिए, नेग्लिजिबल, 0 के बराबर, लगभग 0 के बराबर है, 0 से भी कम है, नंबर 1। नंबर 2, एक्ट का दुरुपयोग, 90% तो SC ST फर्जी। मैंने बोला, कोर्ट बोला, पूरा आर्टिकल जाके पढ़ सकता है। डॉरी के केस में 75% फर्जी। अंत में सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा कि मान्यवर गिरफ्तारी इमीडिएटली नहीं होगी। नंबर 2, जब हम बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन, देखिए प्लीज, आपको आरक्षण इसी बेसिस पे दिया जाता है क्योंकि आप पिछड़े थे, दलित थे, या आपके साथ कुछ गलत हुआ था। अदरवाइज आपको भी 99% लाना पड़ता है एडमिशन लेने के लिए, जो आप 0% पे पा रहे हो। तो डिस्क्रिमिनेशन की बातें नहीं करनी चाहिए। अब हमको समानता की बातें करनी चाहिए कि भाई यूनिवर्सिटी में अगर भारत को आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ना है, तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। बता लीजिए, वहां पर सब कमेटी में औरतें हैं, विकलांग है, SC है, ST है, OBC है, लेकिन सवर्ण क्यों नहीं भाई? हमारी कंप्लेन अगर कहीं जाती है तो कौन सुनेगा हमारी कंप्लेन? आप ही के लोग बैठ के सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात है इक्विटी, एक टास्क फोर्स बना दिया। ये बताइए, टास्क फोर्स ये देखेगी जाकर के आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो? अरे भाई, बच्चे हैं, उनको अपना काम करने दीजिए। वो किसी भी वर्ग से आते हैं, किसी भी जातीय समाज से आते हैं, वो बैठ के डिसाइड करेंगे। नंबर 3, त्रुटियां बता रहा हूं, आप बताइए, ग्रांट नहीं देंगे अगर आपने केस पे एक्शन नहीं लिया या आपने कुछ कार्रवाई नहीं की, आपको ग्रांट नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी का जो वैधता होता खत्म हो जाएगा। चौथा महत्वपूर्ण, अभी 4 दिन पुरानी बात है, ये लोग मानेंगे नहीं। एक व्यक्ति एक लड़की के पास जाके बोलता है मुझे आई लव यू, मैं बोल रहा हूं, लड़की ने रिजेक्ट कर दी, उसको धमकी दी गई है। ये सोशल मीडिया में भी है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल जाके कोई विभूति नारायण राय, कहीं ना कहीं चीजें डिस्क्रिमिनेट हो रहा है। ये भी मौजूदा दौर की सच्चाई है, ये भी हो रहा है कॉलेज यूनिवर्सिटीज में। देखिए, आप बोलने नहीं देंगी, आप एक एजेंडा लेके चलेंगी तो फिर बेकार आपने बुला रखा। आप 2 मिनट सुनिए। तो एजेंडा नहीं, सब लोग अपनी बात रख रहे हैं, आप भी अपना व्यू पॉइंट रख रहे हैं, बाकी लोग भी व्यू पॉइंट रख रहे हैं, और आपको समय दिया जा रहा है, आप रखिए अपनी बात। आप खुद ही पार्टी बनी हुई हैं, तो कैसे हम लोग बोलें? सर, एलिगेशन मत लगाइए, सबके ओपिनियन अलग हो सकते हैं, और पैनल डिस्कशन इसीलिए होता है। आप अपनी ओपिनियन रखिए, आपका क्या कहना है? मेरी बात सुनिए। जाति देखिए एक बहुत बड़ा यथार्थ है। आप विश्वविद्यालयों में जाके देखिए, SC के जो अध्यापकों की जगह 90% से ज्यादा खाली क्यों है, क्यों नहीं भरी जा रही है? अरे भाई, योग्यता नहीं होगी, आप उस लायक क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपको भर कैसे दिया जाएगा? एक सेकंड संजय जी, कोई नहीं बोलेगा, उनका सिग्नल जा रहा है, उनको बोलने दीजिए अनइंटरप्टेड। बोलिए। आप बोल रहे हो तो मैं भी बोलूं। तो ये तो एक देखिए यथार्थ है, और ये बात सही है कि कानूनों का दुरुपयोग होता है। देखिए, मैं 35 साल IPS में भी रहा हूँ, सिर्फ मैं वाइस चांसलर नहीं रहा हूँ, मैं जानता हूँ इस कानूनों का दुरुपयोग होता है। आप जितने आतंकवादी मुकदमों में जितने मुसलमानों को भरते हैं, उनमें 90% से ज्यादा छूट के आ जाते हैं, तो उनकी जवानी कौन लौटाएगा? तो ये तो भारत में कानूनों का मिसयूज होता है, और उसी लिए न्यायपालिका बनी है। ये काम न्यायपालिका को देखना चाहिए, मिसयूज ना हो। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, ये कहना अपने आप में बहुत बड़ा झूठ है। बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप मैं तो 5 साल एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा, और मैं जानता हूं कि आप हर कदम पे आप बता सकते हैं, खाने पीने की आदतों से लेके, चलने से लेकर के, शिक्षकों से सवाल पूछने तक की आदतों को लेकर आप किसी बच्चे की जात बता सकते हैं। तो ये इस यथार्थ को आप छिपाइए मत। इसको, ये सही है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, ये बहुत सही एक आशंका है, इसका दुरुपयोग हो सकता है, तो उसे दूर करने की कोशिश करिए। लेकिन ये कहना कि साहब कोई डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं है, हमारे यहाँ तो बड़ा राम राज्य है, सारे बच्चे एक साथ खेलते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ खाते हैं। और आपने जो बिंदु रखे उस पर हमारे 2 पैनलिस्ट अपनी बात रखना चाहते हैं।
विनीत जिंदल जी, उसके बाद संजय राणा जी, क्लोजिंग कमेंट। जी, मेरा यहाँ पे एक छोटा सा सवाल ये है, क्या डिस्क्रिमिनेशन जो है सिर्फ 3 कैटेगरीज जिनको रखा गया इसमें सिर्फ उन्हीं के साथ होता है? क्या सामान्य वर्ग के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता? देखिए, डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भी हो सकता है। डिस्क्रिमिनेशन के लिए यहाँ पे अगर इस रूल्स की बात करें तो सेक्शन 3C, 3B और 3E के अंदर पहले ही प्रोविजन डाल दिए गए, और डिस्क्रिमिनेशन में कौन कौन लोग आते हैं ये पहले ही डिस्क्राइब कर दिया गया, तो 3C की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी डाला गया। और इस बात को अब अगर डिफेंड करा जाएगा इस तरीके से तो मुझे लगता है गलत है। और अगर आप लोग समानता की बात करते हैं तो समानता को स्वच्छ दिमाग से सोचिए, और अगर आप स्वच्छ दिमाग से सोचेंगे तो सभी लोग, चाहे वो सामान्य वर्ग के हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, सबको समान रूप से देखा जाना चाहिए। मेरा मानना यही है, और इन कानूनों में बहुत जरूरत है। अभी शिकायत करने के बाद शिकायत अगर झूठी निकलती है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी ये तक हटा दिया गया, मुझे लगता है गलत है। और इसीलिए आज सीजेआई साहब ने बस बोला यहीं पर आकर कुछ बुद्धिजीवियों पर फुल स्टॉप लग जाता है, और तब अफसोस होता है कि क्या सिर्फ आदर्श समाज केवल भाषणों में रह गया है या किताबों में पढ़ाए जाने के लिए रह गया है? संजय राणा जी। देखिए, यही दुर्भाग्य इस देश का कि आदर्शों में ही रह गया, किताबों तक ही सीमित हो गया है। भाई 2012 में भी तो एक्ट आया था, उसमें था अगर फॉल्स एलिगेशन आप पे लगता है तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, तो भाई आदमी एलिगेशन फॉल्स नहीं लगाएगा। आप सोचिए, ऐसे कानून ला करके आप डिप्रेशन का शिकार बना रहे हो, आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रहे हो, एक समाज को अलग कर रहे हो, और ब्रेन ड्रेनिंग कर रहे हो। इस देश से इंटेलिजेंस यानी दिमाग ही विदेश चला जाएगा। और चौथा, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कहा है कि आप क्या 2 कॉलेज बनाना चाहते हो, काला और सफेद के लिए? उसी तरह हो जाएगा, सवर्ण अलग पढ़ेंगे और हमारे दूसरे भाई बहन अलग पढ़ेंगे। अरे हिंदू समाज को आप बांट रहे हो, बांटने का समय नहीं है, इस समय जोड़ने का है, देश को तरक्की कराने का। लेकिन कुछ लोग जैसे चिंतक हो, चाहे दूसरे लोग हो, अपनी जाति देख रहे हैं। जाति से हट के बात कीजिए। अगर 77 साल आपको रिजर्वेशन मिला है तो जाति के वजह से मिला है, ऐसा नहीं आपकी कोई योग्यता थी, जाति की वजह से मिला। उस पर कहाँ कोई कमेंट नहीं कर रहा, बिल्कुल कमेंट नहीं कर रहा। हम कहते हैं और दीजिए, जो भी वीक सेक्शन के लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हम उसका सम्मान करते हैं। मेरे किसी ने बोला कि प्रोफेसर के बारे में से, मेरे एक प्रोफेसर थे, प्रवीण कुमार नाम है, डॉक्टर प्रवीण कुमार, मैं उनके पैर छूता हूं। मैं क्षत्रिय जाति से आता हूं और वो दलित जाति से आता है। उससे क्या गुरु होता है, वो मेरे गुरु ज्ञान लिया जाता है, उसकी जाति नहीं देखी जाती। वो कहते हैं ना, जाति ना पूछो साधु की। अब साधु का मतलब साधु गुरु दोनों एक ही सिंबॉलिक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कई याचिकाकर्ताओं ने नियमों को मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान के खिलाफ बताया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि ये नए नियम साफ नहीं है और उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। अब अगली सुनवाई 19 मार्च को है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।